नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। रक्षा मंत्री और सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। अगस्ता मामले में झूठ बोलने का आरोप, अमेरिकी वेबसाइट पर भी मुकदमे की तैयारी। मंत्रियों के साथ सोनिया गांधी को धन्यवाद करने पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत। पहले दिन कैबिनेट में कई अहम फैसले, राज्य के तेजी से विकास को बताया प्राथमिकता। आरबीआई गवर्नर के लायक नहीं रघुराम राजन, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा। राजन की नीतियों से उद्योग जगत को बड़ा नुकसान, कांग्रेस ने बताया संस्थाओं का अपमान। बनारस से नीतीश कुमार ने किया यूपी चुनाव का आगाज। संघ मुक्त भारत और शराब मुक्त समाज का दिया नारा। बीजेपी का पलटवार, पहले बिहार की जनता को सुरक्षा दे नीतीश। विजय माल्या के खिलाफ जारी होगा रेड कॉर्नर नोटिस। प्रवर्तन निदेशालय की सीबीआई को चिट्ठी, माल्या को वापस भेजने से ब्रिटेन का इनकार। और आइए देखते हैं पहली खबर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। राज्य में सियासी संकट के दौरान पार्टी अध्यक्ष की ओर से मिले समर्थन के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया। बैठक में राज्य के राजनीतिक हालात और दूसरे मसलों पर भी चर्चा हुई। उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटने और मुख्यमंत्री पद पर बहाली के बाद हरीश रावत गुरुवार को दिल्ली पहुंचे और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी थे। हरीश रावत ने पार्टी अध्यक्ष के साथ राज्य के सियासी हालात पर चर्चा की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि वो राज्य की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से पार्टी अध्यक्ष को धन्यवाद देने आए थे। उत्तराखंड में जो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई थी, उसमें आपके मार्गदर्शन ने और आपके राष्ट्रव्यापी अभियान ने लोकतंत्र बचाने के हमको बड़ी ताकत दी और अनंतो गत्वा उत्तराखंड में लोकतंत्र की जीत हुई। इससे पहले देहरादून में हरीश रावत ने अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठक की और सरकार की ओर से पहले लिए गए फैसलों को जल्द लागू करने पर जोर दिया। इसके अलावा कई अहम फैसले लिए गए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। गरीब के लिए, बेरोजगारों के लिए हमारा संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करना। महिलाओं के कल्याण को, अल्पसंख्यक जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। राज्य में करीब 1.5 महीने पहले सियासी संकट खड़ा हो गया था, जिसके बाद केंद्र ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा में शक्ति परीक्षण के नतीजे के बाद बुधवार को हरीश रावत सरकार को बहाल कर दिया था। प्रणव गोस्वामी के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे घटनाक्रम पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र उपाध्याय साहब हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो उत्तराखंड की राजनीतिक जो इस वक्त स्थिति है, उस लिहाज से, क्योंकि चुनाव का वक्त बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, कांग्रेस सरकार, हरीश रावत सरकार के लिए क्या बड़ी प्राथमिकता आप देख रहे हैं जो उनकी नज़र में इस वक्त है? उनके सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि जो लोगों का वहाँ मनोबल गिरा है कि उनके काम नहीं हो रहे हैं, विकास के कार्य ठप पड़े हैं, ये लोगों की आम शिकायत है। लेकिन अब इधर जो है ये आरोप लगा था उन पर, उसको लेकर के वो चाहते हैं कि वहाँ लोगों को, एक वहाँ प्राकृतिक आपदाएं या सूखे का संकट है, लोगों को पलायन बढ़ रहा है, ये सब तमाम समस्याएं हैं। इनको लेकर के अगर वो कुछ करते हैं, और रोजगार के साधनों का अभाव है, और बाहरी जो वहाँ जिस तरह से ज़मीन खाली हो रही है वहाँ, और वो बहुत संकट में है, लोगों का पलायन, वहाँ रोजगार के साधन नहीं, इन सब पर ध्यान देना होगा उनको। अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो उससे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी। लेकिन जिस तरीके के हालात रहे कांग्रेस के अंदर, मैं कहूँ कि पहले 9 और फिर 1 विधायक नहीं 10 विधायकों की बगावत, ऐसे में संगठनिक तौर पर, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं जी, संगठन के तौर पर क्या बड़ी चुनौती इस वक्त आप देख रहे हैं हरीश रावत के नज़र में? और हरीश रावत कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस के इकलौते बड़े नेता बचे हैं, बड़े फेस हैं जो कि उत्तराखंड के अंदर हैं अब। जी, ये आपका कहना सही है।
जो 9 गए हैं वो अपने अपने उनके जो रहे हैं, जिनको आप कह सकते हैं उनकी कुछ पिछले जब विजय बहुगुणा को जो हटाया गया था उसके बाद से कुछ जब इनको बनाया गया तो उससे कई लोग असंतुष्ट हुए। असंतुष्ट इसलिए हुए कि उनमें कई दावेदार थे कि मुख्यमंत्री हमें बनाया जाए अगर बहुगुणा को हटाया जाता है। उनमें एक सतपाल महाराज भी थे जो हरीश रावत को बनाए जाने से नाराज होकर के बीजेपी में चले गए। उसके बाद जो है वो बीजेपी में चले गए। उनकी पत्नी मंत्री थी, हरीश रावत के सरकार में भी बनी रही। तो वो उन्होंने आखिर तक जो है वो ना तो उन्होंने हटाया ना वो उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में बनी रहूँगी। उसके बाद जब कुछ ऐसे हुए कि उन्होंने नेतृत्व पर आरोप लगाने शुरू किए तो उनको हरीश रावत ने हटा दिया। उसके बाद से ये लड़ाई खुल करके सामने आ गई कि उनको हरीश रावत को अपदस्थ करना है। तो बहुगुणा जी तो इसलिए नाराज़ थे कि मुझे हटाया गया है। हरक सिंह रावत इसलिए नाराज़ थे कि मुझे नहीं बनाया गया। वो भी अब हर एक के अपने अपने। लेकिन क्या कांग्रेस के पास, क्योंकि जो स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है, भले ही सत्ता में वापसी एक बार हो गई हो, लेकिन जो स्टिंग ऑपरेशन थे क्या उससे कहीं कोई छवि पर असर पड़ेगा? और क्या कांग्रेस इसी चेहरे के साथ आगे बढ़ेगी आपको लगता है? कांग्रेस के पास और कोई रास्ता भी नहीं है। और स्टिंग ऑपरेशन आम आदमी को स्टिंग ऑपरेशन से जिस तरह की पूरी ये घटनाक्रम हुआ 55 दिन का, इसकी वजह से आम आदमी को कहीं ये नहीं लग रहा कि स्टिंग ऑपरेशन जो है वो ज़्यादा प्रभावी होगा। यानी कि आप करें कि जो घटनाक्रम हुआ उससे कहीं कहीं सहानुभूति ज़्यादा मिलेगी और वो घटनाक्रम का असर कम होगा। जो दूसरा स्टिंग ऑपरेशन है उसमें कहा यह जा रहा है कि वो ये भी हो सकता है कि उन्होंने मजाक में छेड़ने के लिए कहा हो। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसमें तथ्य कम और छेड़ने के लिए कहा गया। जो दूसरा जो मदन बिष्ट का जो स्टिंग है, हरक सिंह रावत के घर पर जो बातचीत हुई है, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जानबूझकर मदन ने उनको छेड़ने के लिए इस तरह से किया। अब कहा क्या जा सकता है, सच्चाई तो सामने आएगी जब उसकी जांच होगी या क्या होगा। तो वाकई में और सरकार ने क्योंकि कैबिनेट बैठक की और तेजी के साथ काम करने की बात कही है, क्या बड़े इस वक्त एजेंडे आपको लग रहा है? क्योंकि इससे पहले जब वापसी हुई थी उनकी इसी विवादों के बीच में, तब उन्होंने कुछ ऐसी घोषणाएं की थी, कहा ही जा रहा था कि अब वो चुनावी मोड में आते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ऐसा है कि इन्होंने हरीश रावत ने इधर पिछले 1-2 महीने से, हो सकता है इनको भनक लगी हो कि लोग जा रहे हैं, तो इन्होंने बड़ी तेज़ी से जो अपने जो कोई शायद जिला बचा हो जिसमें ये ना गए हों। एक जिसको कहते हैं कि ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ताओं से मिले, उनके बात सुनी, काम हुए नहीं हुए ये अलग बात है, लेकिन लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश की। उसका ये हुआ कि आज उनको उसका फ़ायदा मिल रहा है। तो अब यह है कि वो जो लोगों की भावनाएं हैं, लोगों की मांगें हैं, हर जिले की, हर एरिया की अलग अलग मांगें हैं। क्योंकि पहाड़ होते हुए भी कहीं मैदान है, कहीं कुछ है, तो हर एक क्षेत्र की, आदिवासी एरिया भी है वहाँ, तो सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। तो उनको जो है हर एक को लेकर के सामने रखना होगा। अगर नहीं करेंगे तो असंतुलन पैदा होगा और फिर ऐसे ही इसका नतीजा इसी तरह से भुगतना पड़ेगा अगर कुछ कहीं वो विफल रहे तो। और जिस तरीके का राजनीतिक समर्थन उन्होंने जुटाया, उपरांत की बात करें या बीएसपी के साथ बात करें, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर अब एक ऐसा मोर्चा बन रहा है जो कि बीजेपी विरोध के नाम पर है? बीजेपी से अलग जो दूसरे दल हैं वो कांग्रेस के साथ मिलकर वहाँ पर बीजेपी को रोकेंगे, जहाँ पर कांग्रेस को एक बड़ा फायदा हो सकता है? इस वक्त की जो स्थिति है उससे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि जो 6 इन लोगों को समर्थन मिला है उसमें एक तो यूकेडी के हैं और 3 जो है पीडीएफ के हैं। पीडीएफ माने जो निर्दलीय चुनाव जीते और वो कभी कांग्रेस के ही थे, टिकट न मिलने की वजह से वो निर्दलीय जीते थे, तो वो बागी हो गए थे। बागी क्या टिकट मतलब जीत गए। और 2 बीएसपी के। अंतिम समय में मायावती जी ने पहले तो पत्ते नहीं खोले, लेकिन आखिरी समय में जो है उन्होंने समर्थन बीजेपी से, ताकि ये ना कहें कि लोग ये बीजेपी के साथ जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का भी चुनाव सर पर है, तो वो अपनी छवि को भी धूमिल नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए जो है वो उन्होंने समर्थन दिया। अब वो अगले चुनाव में मायावती की क्या भूमिका होती कह नहीं सकते, लेकिन यूकेडी कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनमें अपने आप ही टुकड़े हैं, 2 धड़े हैं। तो अब कौन धड़ा किधर जाता है, क्या जाता है, तो एक, लेकिन बाकी जो है ताकतें जो है सब छिन्न भिन्न हैं। कांग्रेस या बीजेपी विरोधी जो भी ताकतें हैं वो छिन्न भिन्न हैं। अब क्या होगा उसका कुछ नहीं कह सकते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर।
आवाज की खनक। मुझे अभी तक लगता है म्यूजिक इज स्टिल माय हॉबी। मैं अभी तक खुशी से गाती। ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे म्यूजिक के जरिए कुछ प्रूव करना है। गायकी की दुनिया में एक खूबसूरत मिसाल। तो मुझे जो भी कहना था मुझे म्यूजिक के जरिए कहना था। सो सखी वाज अ ऑब्वियस थिंग दैट हैड टू हैपन। मिली शख्सियत में कौशिकी चक्रवर्ती से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ कांग्रेस विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राज्यसभा में प्रस्ताव लाने की जानकारी देते हुए आरोप लगाया कि सुब्रमण्यम स्वामी ने सदन में झूठ बोला। उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में जो दस्तावेज पेश किए वो विश्वसनीय नहीं। इसके साथ ही कमर की वेबसाइट पर भी मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात कांग्रेस ने कही है। जयराम रमेश के मुताबिक राज्यसभा में हुई चर्चा में स्वामी ने इसी वेबसाइट में प्रकाशित सामग्री का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस पार्टी कल ही डॉक्टर स्वामी के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन मूव करने वाली है और हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस आदमी ने 4 तारीख को राज्यसभा में झूठ बोला है, भयंकर झूठ बोला है। राज्यसभा की कार्रवाई आज दिवंगत सदस्य प्रवीण राष्ट्रपाल को श्रद्धांजलि देने के बाद शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदस्य प्रवीण राष्ट्रपाल का आज सुबह निधन हो गया था। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति ने सदन को सदस्य प्रवीण राष्ट्रपाल के निधन की सूचना दी। सभापति ने दिवंगत सदस्य के योगदान का उल्लेख किया। इसके बाद सदन में दिवंगत सांसद को श्रद्धांजलि देकर सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। Passing away of Shri Praveen Rashtrapal, the country has lost a distinguished parliamentarian, a noted trade unionist and a dedicated social worker. We deeply mourn the passing away of Shri Praveen Rashtrapal. प्रवीण राष्ट्रपाल का जन्म 24 दिसंबर 1939 को गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। वो अक्टूबर 1999 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। 2006 में उन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा में नामित किया गया। 2012 में वो दोबारा राज्यसभा के लिए चुने गए। जाने माने ट्रेड यूनियनिस्ट प्रवीण राष्ट्रपाल राजनीति में आने से पहले सिविल सेवा में भी रहे। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 11 जून को चुनाव होंगे। चुनाव आयोग इसके लिए 24 मई को अधिसूचना जारी करेगा। जून से अगस्त के बीच 15 राज्यों से राज्यसभा के 55 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके अलावा राजस्थान और कर्नाटक की 2 सीटें खाली हैं, उनके लिए भी साथ ही चुनाव होंगे। जहां चुनाव होने वहां पर उत्तर प्रदेश की 11, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की 6 सीटें हैं। इसके साथ ही बिहार में 5, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 4, साथ ही मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना समेत कई राज्यों में भी राज्यसभा से खाली हो रही सीटें हैं, जिसके लिए वोटिंग होगी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आज बयान दिया कि रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन को हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो देश में बेरोजगारी और औद्योगिक गतिविधियों की सुस्ती के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि उनके विचार से आरबीआई गवर्नर इस देश के लिए उपयुक्त नहीं है। दरअसल रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने अपने लेख में उद्योगों को दी जाने वाली रियायत पर सवाल उठाया था और कहा कि किसी उद्योग को प्रोत्साहित करना उसे खत्म करने का इंतजाम करने जैसा है। कांग्रेस ने स्वामी के बयान को संवैधानिक संस्थाओं का अपमान बताया है। जो गवर्नर हैं वो मेरी राय में हमारे देश के लिए अनुकूल नहीं है और उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। उन्होंने जो देश में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया इस बहाना से कि मुद्रास्फीति को या इन्फ्लेशन को हम इससे रोकेंगे, इससे देश के साथ बड़ा नुकसान हुआ है। सारा इंडस्ट्री कोलैप्स हुई है और इस कारण से बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। इट इज इंस्टीट्यूशनल इंसल्ट। When we are talking of the constitutional framework in the country, privileges should not be misused.
It's for the Prime Minister, Shri Narendra Modi, to see that members of his party, since he is the leader of the parliamentary party, do not transgress boundaries. उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज जेडीयू की रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया और ध्यान भटकाने के लिए भावनात्मक मुद्दे उठाने की भी आलोचना की। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों पर शराबबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से जवाब मांगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से अपने मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत की। रैली में वो बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले जनता ने बीजेपी को भारी बहुमत दिया था, लेकिन अब लोगों को उनकी कथनी और करनी की हकीकत पता चल गई है। बिहार की जनता ने उनको इसका जवाब भी दे दिया। आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह विफल हो चुके हैं, वायदों को पूरा करने में फेल साबित हो चुके हैं। इसलिए लोगों का ध्यान हटाने के लिए वो भावनात्मक मुद्दों को उभारना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में आए हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को कहने के लिए कि भाई ये भाजपा के लोगों को ठीक ढंग से पहचान लीजिए, इनके कथनी और कंत्री करनी में कोई तुलना नहीं है। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर भावनात्मक मुद्दे उठाने का आरोप लगाते हुए आरएसएस की विचारधारा की आलोचना की और देशभक्ति बनाम देशद्रोह के मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने ढंग से आजादी की लड़ाई लड़ी, ये कहीं नहीं थे और आजकल सबको देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे। आप तिरंगा का नाम लेने लगे, यही हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आप तिरंगा के तो हिमायती थे नहीं, आप तो भगवा के हिमायती थे और आज भी उसके हिमायती। बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार की तरह ही दूसरे राज्यों में भी शराबबंदी लागू करने की सलाह दी। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री बीजेपी शासित राज्यों में शराब पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते। रैली में नीतीश कुमार के निशाने पर बीजेपी और केंद्र सरकार ही रही और वो समाजवादी पार्टी पर कुछ बोलने से बचते रहे। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जेडीयू की कोशिश यहां भी बिहार की तरह ही गठबंधन बनाने की है। साथ ही पार्टी उत्तर प्रदेश में जनाधार बढ़ाने में भी लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नीतीश कुमार के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री पहले राज्य की जनता को सुरक्षा मुहैया कराएं और अपने किए वादों को पूरा करें। नीतीश कुमार जी सबसे पहले बिहार की जनता को सुरक्षा और सम्मान की जो गारंटी की देने की बात करते हैं, उसको तो बहाल करें। बिहार के नौजवान जो रोजगार की बात देख रहे हैं, उसको तो दिलवाने की बात करें। बिहार में जो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं, उनको तो शुरू कराने की योजनाएं बनाएं। बिहार के कोसी का जो दर्द है, उसको तो सुनने का काम करें। नीतीश कुमार जी को जनता ने जिस भरोसे से ताकत सौंपी है, अफसोस है कि वो उसको पूरा करने में असफल सिद्ध हुए। और बात सूखे और जल संकट की। सूखे से जूझ रहे बांदा में खेती बाड़ी तबाह हो चुकी है और सूखे ने किसानों की कमर तोड़ दी है। सरकार राहत के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन उन तक मुआवजा भी नहीं पहुंचा है। पेश है राज्यसभा टीवी की ये खास रिपोर्ट। अतरहट गांव के भूरा विश्वकर्मा की फसल बेमौसम बारिश से तबाह हो गई। मदद के नाम पर इन्हें और इनके भाई को 750 रुपए के 2 चेक दिए गए, लेकिन वो भी पुरानी तारीख के। अब ये लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से मुझे कुछ नहीं मिला। सूखा राहत आया था तो कहा गया कि मिलेगा, आपके खाते में आ जाएगा। मेरे खाते में कोई भी पैसा नहीं आया, न मुझको एक चेक दी गई है जो आज भी मेरे पास रख। प्रवर्तन निदेशालय ने करोड़ों रुपए के कर्जदार विजय माल्या पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है और उसके लिए निदेशालय ने इंटरपोल से माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की है और इस बारे में सीबीआई को चिट्ठी भी लिखी है। इससे पहले ब्रिटेन ने बुधवार को माल्या के निर्वासन से इनकार करते हुए ये भरोसा दिया कि भारत माल्या के प्रत्यर्पण के लिए कोशिश करेगा तो उसमें पूरा सहयोग दिया जाएगा। ईडी माल्या की 9,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों और कंपनियों के शेयरों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने की तैयारी में है। वहीं
नॉर्थ गोवा कलेक्टर ने बैंकों को विजय माल्या के कैंडोलिम में स्थित किंगफिशर विला पर कब्जा करने की मंजूरी दे दी है। That Government of India could make a request of mutual legal assistance or extradition. FCO has said that the Crown Prosecution Services would be willing to discuss the key issues to consider with our High Commission. So we now await the advice of the Enforcement Directorate on the next steps. बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष शशांक मनोहर अब आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। गुरुवार को उन्हें बिना किसी विरोध के चुन लिया गया। मनोहर ने मंगलवार को ही बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने 2015 में जगमोहन डालमिया के निधन के बाद दूसरी बार यह पद संभाला था। शशांक 2008 से 2011 तक भी बीसीसीआई अध्यक्ष रह चुके हैं। गौरतलब है कि मनोहर ने ऐसे समय पर अपने पद से इस्तीफा दिया। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को अमल में न लाने को लेकर बोर्ड सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी झेल रहा है। सबकी नजरें इस बात पर भी हैं कि अब बीसीसीआई की कमान किसके हाथ में जाएगी। लीबिया से छुड़ाए गए 29 भारतीयों की घर वापसी तो हो गई है, लेकिन इन्हें वापस लाने पर हुए खर्चे को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने कहा था कि केरल के नागरिकों की वतन वापसी का खर्च राज्य सरकार ने उठाया है, जिस पर जवाब देते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मुख्यमंत्री से कई सवाल किए। गौरतलब है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने भी केरल में रैली के दौरान केरल और तमिलनाडु के नागरिकों को लीबिया से छुड़ाए जाने का जिक्र किया था। वहीं दूसरी तरफ आज छुड़ाए गए 29 लोग भारत पहुंचे, जिनमें 16 केरल और बाकी तमिलनाडु के हैं। और अब कुछ और बड़ी खबरें संक्षेप में। केंद्र सरकार ने हरियाणा और पंजाब को सतलुज यमुना रिवर लिंक विवाद आपस में सुलझाने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही। पंजाब ने अपनी नदियों से हरियाणा को पानी देने की सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना पर रोक लगा रखी है। राजस्थान में 100 करोड़ रुपए के विवादित जमीन सौदे में आरोपी पूर्व आईपीएस जीएस संधू को 25 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पिछले साल 30 सितंबर से फरार संधू ने गुरुवार को जयपुर में एंटी करप्शन ब्रांच के सामने समर्पण किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री की डिग्री जारी करने में किसी भी राजनीतिक दबाव से इनकार किया। रजिस्ट्रार तरुण दास ने कहा कि विश्वविद्यालय का आरटीआई सेल कानून के मुताबिक काम करता है। देश की राजधानी दिल्ली अब दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि घातक धूल के बेहद बारीक कणों के मामले में दिल्ली की आबोहवा से पहले से अब काफी सुधार हुआ है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में इस साल औसत से 27% ज्यादा बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक जुलाई और अगस्त में जबरदस्त बारिश होगी। मौसम विभाग के इस अनुमान को महाराष्ट्र में सूखा पीड़ित इलाकों के लिए एक अच्छी खबर के तौर पर माना जा रहा है। भारत में सोने की मांग में साल की पहली तिमाही में 39% गिरकर 191 टन से गिरकर 116 टन पर आ गई और इसकी एक बड़ी वजह आभूषण कारोबारियों की हड़ताल को माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध को सिर्फ सुझाव करार दिया। ट्रंप ने कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में मुस्लिमों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध की बात कही थी। पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को राष्ट्रद्रोह के मामले में पेश न होने के लिए भगोड़ा घोषित किया है। कोर्ट ने सरकार को मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित करने के लिए इश्तेहार छापने के लिए कहा है। अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भूटान को सबसे आदर्श देश बताया है। अमेरिका के मुताबिक भूटान अपने 72% जंगली इलाके को अच्छी तरह से संरक्षित किए हुए है और इसीलिए यहाँ पर्यावरण दूसरे देशों के लिए आदर्श है। संगीतकार ए.आर. रहमान ने भी रियो ओलंपिक में भारतीय दल का गुडविल एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। रहमान ने कहा कि ओलंपिक में भारतीय दल का हिस्सा बनने को उन्होंने गर्व बताया। उससे पहले सलमान खान, सचिन तेंदुलकर और अभिनव बिंद्रा भी गुडविल एम्बेसडर बन चुके हैं। खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।